मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मुकम्मल होगा और उनकी हालत खतरे से बाहर होगी, वो पहले दिन वापस आएंगे। ये सिर्फ इमरान खान की हुकूमत में मुमकिन है कि हाई कोर्ट के दरवाजे बंद है। इमरान खान जरा कान खोल के सुन लो, ये दरवाजे बंद करने से पाकिस्तान के अवाम नहीं रुके। ये तुम्हारी करप्शन तुम्हें, तुम्हारी हरकतों को इंशाल्लाह उठाकर बाहर फेंकेगी। आज जो हुकूमत, जो लीडर एक खातून से खौफजदा है, जो हुकूमत एक खातून को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो पाकिस्तान के अवाम को कैसे बर्दाश्त करेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब आज के पैनल का हिस्सा होंगे। फैसल हुसैन साहब हैं, आमिर इलियास राना साहब और ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब। सबसे पहले आज हम बात करें इस्लामाबाद में अहम केसेस की, तो शरीफ खानदान के मुख्तलिफ रेफरेंस की समाअत इस्लामाबाद में शुरू हो गई है। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर लीगी रहनुमाओं के साथ पेश हुए हैं और सबसे पहले नवाज शरीफ साहब के इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर समाअत की गई है। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, साबिक वज़ीर आज़म की सेहत, बैरून मुल्क रवानगी और जमानत से मुतालिक अदालत को आगाह किया गया और अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म से मुतालिक कई सवालात उठाए हैं और इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि नवाज शरीफ के पास खुद को कानून के हवाले करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पेशी के बाद ही अपील पर समाअत आगे बढ़ेगी। 9 दिन की मोहलत दे रहे हैं, नवाज शरीफ सरेंडर करें और अदालत में पेश हों। समाअत के मौके पर मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ वतन वापस आने के लिए बड़े बेचैन हैं, जबकि वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने यह रद्द-ए-अमल दिया है कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट सबूत है कि मुलजिम बिल्कुल सेहतमंद है। इसी मुनासिबत से आज का पहला और बड़ा सवाल एक्सपर्ट्स के लिए। अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। सवाल हमारा ये है, क्या नवाज शरीफ साहब अदालत में सरेंडर करेंगे? क्योंकि आप कल कह रहे थे कि वो जब चाहेंगे वो तब आएंगे। ज़ाहिर है, बात तो ठीक है। क्यों जेल जाने के लिए क्यों आए? वो चले गए तो इसीलिए गए थे ना कि जेल जाने से बच जाएं। तो लेकिन वो कायदा है, वो ये फैसला भी कर सकते हैं क्योंकि अदलिया का आपको पता है हमेशा उन्होंने बड़ा एहतराम किया। जस्टिस सजाद अली शाह से लेके दरमियान में बस इफ्तिखार चौधरी की अदालत का वो एहतराम नहीं कर सके क्योंकि वो कहते ही कुछ नहीं थे। उन्हें कुछ जिस अदालत ने उन्हें कुछ कहा उसका बहुत एहतराम किया उन्होंने हमेशा। तो इस अदालत का भी एहतराम करना चाहिए उन्हें। और ये मेरे हिसाब से तो ये बड़ा बेहतरीन मौका है कि वो आ जाएँ। 9 दिन अभी उनके पास हैं, आके सरेंडर कर दें और कहें कि ये देखें हम अदलिया का एहतराम करते हैं, चूँकि अदालत ने हमें तलब किया है तो हम आ गए हैं। ठीक। क्योंकि वो जो हालात थे, जिन हालात में वो गए थे, वो रिपोर्ट्स अब हुकूमत लकीर पीटती रहे कि क्या हो गया हमारे साथ, वो तो जो करने वाले कर जाया करते हैं। और आपको याद होगा जिस दिन नवाज शरीफ साहब जा रहे थे जी। और पहले दिन, उस दिन हमने जब प्रोग्राम किया था तो मैंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब एक मैसेज दे के जा रहे हैं कि ये लो, मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ, कोई इशू नहीं है। और एंड तक उन्होंने ये जेस्चर दिया कि कोई मेरे साथ कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन मैंने चूंकि जाना था इसलिए चला गया हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो आएंगे अपनी मर्जी से, जब वो देखेंगे कि हालात इस तरह के हैं और उन्हें जेल ना जाना पड़े। क्योंकि ये नवाज शरीफ साहब को ही इस मुल्क में सहूलत मिली कि टाइम बार्ड उनके मुकदमे भी ख़त्म हो जाया करते हैं, दोबारा उनकी समाअत होती है और ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर अगर वो ऐसे हालात का इंतज़ार कर रहे होंगे कि दोबारा वो बने तो वो बिल्कुल वापस आएंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है, सच्ची बात है, कि वो जेल जाने के लिए वापस आ जाए। जी आमिर साहब। देखें, अदालत का जो हुक्म है कि जी सरेंडर करें, इसी अदालत का एक हुक्म ये भी है, जब 8 हफ्ते की ज़मानत दी थी वो मौजूद है और ख्वाजा हारिस ने आज उस पर बात नहीं की। और वो ये था कि ये जब जाएंगे तो हमारी हुकूमत पाकिस्तान अपने हाई कमीशन लंदन के ज़रिए इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी लेगी और अगर पंजाब हुकूमत इनकी ज़मानत में तोसी नहीं करेगी तो ये अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पे हमारे पास आ सकते हैं। अच्छा, वो पॉइंट ख्वाजा हारिस ने क्यों नहीं उठाया? तो जो आज कोर्ट का मंजर था, कोर्ट में पेशी ये नहीं थी कि नवाज शरीफ अपने आप को पेश करें, सरेंडर करें
और वो आएँ, लेकिन चूँकि जजेस ने आज आके सवालात ही इस पे उठाए और वो उस मेन अपील की तरफ आए ही नहीं, तो ये वहीं केस सारा चलता गया और उसी तरफ ले गए। हालांकि जो काम नवाज शरीफ के वकील को करना था वो नैब के प्रोसिक्यूटर ने किया जी, कि वो एक जज की वीडियो का भी किस्सा आया हुआ है, तो वो जजेस ने उसको साइड पे किया कि नहीं अभी उसको छोड़ दें, क्योंकि ज़मानत भी अजीज़िया केस में ही लेनी है जिसमें ख़त्म हुई है और रास्ता भी उसी में है, और वीडियो लिंक जो मामलात आए हुए हैं जज साहब के, जो एहतसाब अदालत के साबिक जज थे, उनका किस्सा भी उसी के अंदर है। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो मकसद समझाना ये है कि केस क्या था, वहाँ लगा क्या, सवालात क्या हुए। अब क्या है, नवाज शरीफ बिल्कुल आ सकते हैं अगर वो चाहेंगे कि जी उन्होंने अपने आप को पेश करना है, या उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स आ जाएंगी, फिर जजों ने ही डिसीजन लेना है कि उन्होंने एक रास्ता दिया था कि जी मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पे आप हमसे आके ज़मानत मांग सकते हैं। एक मौका आया जब उन्हें कहा जजेस ने कि क्या ख्वाजा आरिफ साहब आपके जो जिसके आप वकील बने हुए हैं उनको खतरा है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो हम उसका रास्ता भी देने को तैयार हैं। तो ख्वाजा आरिफ ने कहा कि मैं इस मामले पे अलग से आपको दरखास्त करूंगा, क्योंकि उनका एम्फेसिस ये था कि लाहौर हाई कोर्ट की भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं और उसका भी किस्सा अभी आना है जिसमें ECL से उनका नाम निकालने के ऑर्डर दिए गए थे। एन मुमकिन है कि ख्वाजा हारिस वहाँ पे एक स्पेशल रिक्वेस्ट कर दें कि लाहौर हाई कोर्ट दोबारा सुने, और अगर 2 कोर्ट्स के फैसले आ जाएं, जैसे एक का आ गया है और लाहौर हाई कोर्ट का आ जाए और एक दूसरे से कंट्राडिक्टी हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ही डिसीजन करना है। जैसे आज भी सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया हुआ था, वो था शुगर मिलों की केस का, कि जी सिंध हाई कोर्ट ने उसे ख़त्म कर दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे वैलिड करार दे दिया। तो जब 2 हाई कोर्ट फैसले अलग दे दें तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना होता है। बहरहाल अभी मेरा ख्याल नहीं है कि नवाज शरीफ ने यह फैसला किया है कि ऐसे हालात हैं कि वो आके अपने आप को सरेंडर करें या पेश करें, वो अभी अदालती और कानूनी नुकात पे ही जंग लड़ेंगे। ठीक जी, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपको मैं खुशामदीद कहूँगी, आप हमारे पैनल का आज हिस्सा हैं। डॉक्टर आमिर साहब, हमारा सवाल ये है, आपके ख्याल में क्या नवाज शरीफ साहब अदालत में सरेंडर करेंगे जो अदालत ने हुक्म दिया? बहुत बहुत शुक्रिया। असल में यहाँ हमारे सारे सीनियर्स बैठे हैं और आमिर साहब भी अभी बात कर रहे थे, तो मैं माजी की उनकी एक तकरीर मुझे याद आई। फ़ारूक लगारी साहब ने उनको बरतरफ़ किया था और उसके बाद उससे पहले उन्होंने कौम से ख़िताब करते हुए कहा था, मैं सरेंडर नहीं करूँगा, मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, मैं इक़्तिदार नहीं छोड़ूँगा, मैं बस आवाम के दरमियान जाऊँगा। तो ज़िद्दी आदमी जो होता है वो आप उससे सरेंडर का लफ्ज़ या उसके लिए ये कहना कि वो आकर हथियार डाल देगा या सामने खड़ा हो जाएगा, नहीं। नवाज शरीफ साहब की तबीयत और मिजाज, क्योंकि मेरे उनसे बड़े गहरे मरासिम रहे हैं और PTI ज्वाइन करने से पहले उनकी ख्वाहिश थी कि मैं मुस्लिम लीग ज्वाइन करूं, और उसका बरमला इजहार उन्होंने मेरा जिक्र किया था उन्होंने एहतसाब अदालत के बाहर कि आमिर लियाकत जैसे लोगों की जगह PTI है। तो उस वक्त भी मैंने उनको ये महसूस किया था, क्योंकि उस वक्त वो TV चला रहे थे। बड़ा तारीख़ी वाक़या, आप लोग सुनने बड़ा मज़ा आएगा। ये मैरियट होटल में थे और वहाँ वो TV देख रहे थे, तो उन्होंने रिमोट उल्टा पकड़ा हुआ था, तो आवाज़ तेज़ करने की कोशिश कर रहे थे, तो आवाज़ नहीं तेज़ हो रही थी। तो मैंने उनसे कहा, सर आपने रिमोट उल्टा पकड़ा हुआ है, सीधा कर लें। तो परवेज़ रशीद साहब ने फरमाया था कि आपने मियाँ साहब को एम्बेरस कर दिया, ऐसे नहीं कहना चाहिए था आपको। मैंने अगर आप लोग साथ हैं तो फिर तो गए भाई साहब। तो इस तरह से मुझे ये अंदाज़ा होता है कि मियाँ साहब जब किसी चीज़ की ठान लेते हैं, चाहे वो उल्टा ही रिमोट क्यों ना हो, तो उससे वो TV की आवाज़ तेज़ करने की कोशिश करते हैं। तो ये ज़रूर है कि बहुत मुश्किल है उनका आना। हाँ, मैंने पहले भी आप इसी प्रोग्राम में कहा था, अगर उनका खुद का मन हुआ या अगर उनका खुद का दिल चाहा तो वो आ जाएंगे। बिल्कुल वो अब वो बानी MQM की तरह हो गए, अगर उनका दिल चाहेगा वो आ जाएंगे, वरना नहीं आएंगे। जी ब्रिगेडियर साहब, दुआ देखें जिस तरीके से वो गए हैं, चाहे वो पंजाब हुकूमत को मामू बनाया उन्होंने या वाकई बीमार थे, जिस एफर्ट से पूरी टीम ने उनको भेजा बाहर, तो ही इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक। एक तो मेरे अपनी ये असम्पशन है, एंड एवरी पैनलिस्ट हैज़ राइट टू डिसएग्री। और आने के उनके आप 2 ही तरीके हैं। एक नंबर 1 ये है कि खुदा न खास्ता उनकी बेटी मरियम नवाज़ ज़्यादा मुश्किलात में घिर जाएँ और बेटी को रेस्क्यू करने के लिए ही माइट कम बैक। एक तो ये ऑप्शन है। नंबर 2 ऑप्शन ये है कि हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में, अभी उनके लॉयर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, जाके वहाँ इसको डिले करने की कोशिश करेंगे, इस फैसले के खिलाफ जितना मैक्सिमम लिंगर ऑन कर लेंगे, और उसके बाद जब लॉयर लोग अल्टीमेटली कहेंगे जी कि नो यू हैव टू कम, फिर शायद आए। और थर्ड ऑप्शन ये हो सकती है कि जब PTI की गवर्नमेंट बहुत कमज़ोर हो गई हो या चली गई हो
that is the time he will come. Not one to face the cases and also to take control of his party और politically इसको आगे लेके चलें. ये 2-3 ऑप्शन है उसमें आएंगे. अदरवाइज वो वहीं पर रहेंगे, वहीं से इंस्ट्रक्शन देंगे, दे रहे हैं. लेकिन प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज में आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है. The divided Muslim League नवाज is in the favor of PTI और PTI इसको कोशिश करेगी इसको कैश कर सके. ठीक जी, फैसल साहब. अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वो नवाज शरीफ साहब ने रिमोट उल्टा पकड़ा हुआ था, तो जब उनको डॉक्टर साहब ने बोला कि रिमोट सीधा कर लें तो परवेज़ रशीद साहब ने कहा नहीं भाई इनको उल्टा ही पकड़ने दे दो, आप इनको सही मशवरा मत दो. तो नवाज शरीफ का भी जो असल मसला ये है कि वो ऐसे दरबारियों में गिर गए जो उनको जो है वो सही फैसले जो है वो नहीं करने दे रहा. अगर उन्होंने कोई चीज़ उल्टी पकड़ी हुई है 20 साल से तो उनको बोला उल्टा ही पकड़ा है तो पकड़ा ही रहने दो, इसको सीधी नहीं करनी है. आपने जो उल्टा पकड़ा बहुत ही अच्छा लग रहा है आप पे, उल्टा भी सीधा ही लग रहा है आपको. तो इनका जो मसला है इनके मुशीरों का, एडवाइज़र का है. इनको वैसे नवाज शरीफ साहब को मेरा मशवरा ये है कि वो आमिर इलियास राना साहब को जो है ना वकील रख रहे हैं. ये बड़ा अच्छा इन्होंने जो है ना केस लड़ सकते हैं, वकील चेंज कर लें, या ख्वाजा आरिफ साहब को चाहिए जाने से पहले घंटे से मशवरा कर लिया करें. ये जो आप मशवरा ना भी पढ़ा हो वकालत कर लेंगे, मसला वो भूल जाएंगे. आप बीच में दुआ बोल पड़ी हैं, वो भूल जाएंगे जो सबक याद करके आए हैं. जी फैसल साहब. तो ये बड़ा अच्छा उनको जो है ना वो कानूनी मशवरा देंगे कि उन्होंने भी बताया कि वकील ने कहाँ क्या गलतियाँ की थी, वो ये नहीं करते. तो ये अच्छा इनका जो है ना असल में फैसल का मतलब है फैसला करने वाला, तो कहीं ना कहीं कानून और फैसल की बात तो होगी. असल में देखिए इशू ये है कि अब इस पे तो डिबेट ख़त्म हो गई कि नवाज शरीफ साहब बीमार हैं या नहीं है. अब ये तो एक सब तयशुदा बात है, चाहे उनका कोई उनकी हिमायती है या मुखालिफ है, सब इस बात पे तो बहरहाल मुत्तफ़िक़ हैं कि नवाज शरीफ वहाँ जो है एक सियासी जो है वो जला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे. बीमारी की वजह से वहाँ या बीमारी का कह के वहाँ गए थे, लेकिन वो जो वहाँ गए थे तो उनको भी यहाँ से जो है वो भेजा गया था. वो अब तो ये रिपोर्टें जो है बता रही हैं. तो बहरहाल अदालत को अब ये तो कम से कम सवाल पूछना चाहिए कि नवाज शरीफ का जो है वहाँ जो है वो किस चीज़ का जो है वो इलाज हो रहा है, उनको जो है बीमारी क्या है, और जो वहाँ उनको बीमारी है क्या उसका इलाज जो है वो पाकिस्तान में नहीं हो सकता. नवाज शरीफ अगर छोड़ा जाएगा तो वापस आ जाए तो सियासी तौर पे तो कभी भी वो ये फैसला नहीं करेंगे, वापस आ जाए. वैसे परवेज़ रशीद जैसे लोग उनके साथ मौजूद हैं वो कभी भी उनको इतना ज़रूरतमंदाना फैसला करने नहीं देंगे. ठीक जी, लतीफ़ चौधरी साहब. मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो आमिर लियाकत भाई ने जो रिमोट की बात की उल्टा पकड़ने की, तो उस पर हमारे जो भाई दूसरे हैं फैसल साहब, तो उन्होंने उस पर तबसरा फरमाया. तो मैं उसमें मेरा अपना ये ख्याल है कि हम भी कभी कभी रिमोट उल्टा पकड़ लेते हैं. कभी कभी बाथरूम में जाके तो उसकी कुंडी लगानी भूल जाते हैं, अचानक कोई बंदा आता है तो वो फिर हम हाथ रखते हैं कि भाई नहीं अंदर है. तो ये इस किस्म की बातें अक्सर सियासतदान जितनी भी आप देख लें लोगों में आपको नज़र आएंगी. इमरान खान के बाद में भी नज़र आएंगी. उन्होंने एक जलसे में ये कह दिया था कि यार नौजवानों जो अपने अपने घरों में जाओ और जाके उनसे कहो कि शेर पे मोहर लगाओ. ठीक है, तो ये बातें हो जाती हैं. तो इस पे किसी को सियासी जजमेंट नहीं आप कर सकते. आमिर लियाकत भाई ने एक वो फ़नी अंदाज में गुफ्तगू की. उन्होंने पहले ही कहा कि आप मज़ा लेंगे, तो उसको मज़े लेने के ही लिए ही समझा जाना चाहिए. तो जहाँ तक अदालती कार्रवाई का ताल्लुक है, वरना आपकी बात पुरस हो जाती. क्या फरमा रहे हैं फैसल साहब, फरमाइए. नहीं आप बोले वो कह रहे हैं जी बोले आप. अच्छा बोले. चले शुक्र है आपने इजाज़त दे दी, वरना मैं डर गया था. ठीक है. तो ये एंड पे मुझे भी आधा मिनट दे दीजिएगा. ये कोई कानूनी, अब क्योंकि कानूनी लड़ाई है, तो सियासत और इक़्तिदार के खेल को पहले तो आप ये लोग समझ लें. आमिर भाई तो बिल्कुल समझ रहे हैं. आमिर लियाकत भाई पावर गेम को समझते हैं कि पावर गेम में कितना का असूल होता है और कितनी अखलाकियात होती है. और ये इस किस्म की अखलाकियात हमें सिर्फ किताबों, निसाबी किताबों में मिलती हैं. जो पावर गेम होती है, जो उसे गेम ऑफ द थ्रोन कहा जाता है, उसमें कुछ नहीं होता. ये सब ऐसी कहानियाँ होती हैं. तो नवाज शरीफ हो तो वो क्यों नहीं अपनी पूरी कोशिश करेगा कि जी मैं कानून किससे रास्ता निकालूं या जो भी रास्ता निकालूं, और मैं जब तक मेरे लिए हालात साजगार ना हो तो मैं ना जाऊं.
तो इसी तरह इमरान खान साहब के पास, क्योंकि इस वक्त देने के लिए अब तो दुआएं भी उनके पास ख़त्म हो गई हैं कि वो आवाम को चले दुआएं 4 दे दें, वो भी नहीं है। पूरा कराची डूबा हुआ है। पूरे पाकिस्तान में आज कलर कहार के अंदर आपने सैलाब की जो कैफियत देख ली है, और ये जो अभी ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि वो मामू बना के गए होंगे, तो ये ब्रिगेडियर साहब ये हैं ही मामू, इनको मामू बनाया नहीं है, ये हैं ही मामू जान। तो इसलिए ये अपने भांजों को भी धोखे में रखते हैं, जाली मोहब्बत करते हैं और दूसरे लोगों से भी। तो लिहाजा ये इस मामले में आप लोग फिक्र ना करें। सियासत की लड़ाई में कोई असूल नहीं होता, हर चीज़ जायज़ होती है। बिल्कुल आप मुझे ये बताएं कि जब कोई हुकूमत तख्ता उल्ट के आती है, परवेज़ मुशर्रफ साहब तख्ता उल्ट के आए, जनरल ज़ियाउल हक साहब तख्ता उल्ट के आए, जनरल अयूब खान ने तख्ता उल्टा, उन्होंने कोई असूल, कोई ज़ाब्ते की बुनियाद पे उल्टा था, ठीक है, किसी कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पे उन्होंने उल्टा था। या हिंदुस्तान में बाबर साहब ने आके 1526 में कब्जा किया, तो वो कोई हिंदुस्तान का आइन था, कानून था, उनको हिंदुस्तान के अवाम ने दावत दी थी। तो इक़्तिदार में ये चीज़ नहीं होती। इक़्तिदार में जो चीज़ काबज़ होती है, पोजेशन ही असल इक़्तिदार होता है। तो नवाज शरीफ को हासिल है, वो अपनी मर्जी है, उनकी मर्जी तो नहीं, बल्कि वो कोशिश करेंगे जितनी उनसे कानूनी हो सके, और हुकूमत करेगी अपनी सियासत को ऊपर करने के लिए कि उनको लेके आने की कोशिश करे। ठीक है जी। आमिर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? वो आमिर भाई जो बात कर रहे थे ना कि नवाज शरीफ की जो 1993 की मशहूर तकरीर, तो अभी वो गुल हमीद रोखड़ी MNA अल्लाह बख्शे फौत हो गए, और मैं जिनका नाम ले रहा हूँ अक्सर फौत हो गए, कि सदर गुलाम इसाक खान, मौलाना कौसर न्याजी। तो ये जब उस वक्त साजिश हो रही थी ना कि नवाज शरीफ गवर्नमेंट को घर भेजना, और उन्होंने वो तकरीर की थी उन दिन, नहीं उस वक्त तो आप नहीं थे कहीं पे भी इसमें सियासत में, ऐसे ही बिला वजह नाना तो आपने चूंकि वो उन्हीं के नाम लिए, तो छोटी सी बात मैं वो कह रहा हूँ। तो वो जब मुझे खाने पे बुलाया उन्होंने, गुल हमीद रोखड़ी मरूम इसाक खान से मिल के आए, तो मैंने पूछा क्या हुआ, कह लगे बाबा उठी उठी मिलता ही अगे हाथ ही ना ही पांदा, आज मैं रिजाइन दे के आया। तो वो जिन MNAs को गुलाम इसाक खान साहब बुलाते थे ना कि तुम नवाज शरीफ के खिलाफ हो, हम तुम्हें वजीर बनाएंगे, हम इसकी हुकूमत भेज रहे हैं, तो उठ उठ के उनका इस्तकबाल भी होता था। साजिशी जो होते हैं और मिलाती साजिशें इस तरह ही होती हैं, हुकूमतें जब भेजी जाती हैं तो रिजाइन लिए जाते हैं। तो वो जब वक्त आएगा हो जाता है सबके साथ साथ, जैसे अभी बता रहे थे लतीफ़ चौधरी साहब भी। ठीक हो गया जी। क्या नवाज साहब अदालत में सरेंडर करेंगे या नहीं, राय आप जान चुके हैं। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। हमारा दूसरा बड़ा सवाल कराची से मुताल्लिक होगा। हम सवाल रखेंगे क्या शहर कायद की रौनकें दोबारा बहाल होने का वक्त आ गया है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। हुकूमती सतह पर जो भी वफाक कर सकता है वो हम कर रहे हैं, करेंगे, कि वो पाकिस्तान का एक इकोनॉमिक हब है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो बड़े क्लियर हैं, वो ये चाहते हैं कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, मैं इसको हेल्प नहीं कहूँगा, कंट्रीब्यूशन है शहर कराची के लिए, कराची के अवाम के लिए, वो एक बड़ा ही मरबूत और बड़ा ही स्पेसिफिक किस्म का इनिशिएटिव्स हों, जो कि कराची के जो रिकरिंग मसले हैं जो बार बार होते हैं उससे छुटकारा हासिल किया जाए। पानी की फरहमी एक बहुत बड़ा मसला है वहाँ पे, फिर सीवरेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मसला, और इसी तरह ट्रांसपोर्ट के मसाइल। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए कि एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रोग्राम तरतीब दिया गया है वफाक की तरफ से। उसकी जो तफसीलात हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब इंशाल्लाह जुमे के दिन कराची जा रहे हैं, और इस पूरे पैकेज का, इसकी जो वसाइल प्रोवाइड कर रहा है फेडरल हुकूमत और NDMA के साथ मिल के, और सिंध हुकूमत को भी ऑन बोर्ड लेते हुए इन प्रोजेक्ट्स को हम शुरू करेंगे। कराची के मसाइल के हल के लिए दौड़ धूप शुरू हो गई है। गुज़श्ते रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को इसी हफ्ते हतमी शक्ल देने की हिदायत की थी। अब ये खबरें आ रही हैं कि शहर कायद के मसाइल के हल के लिए अहम फैसले किए गए हैं और एक्शन प्लान भी तैयार हो गया। और रवां हफ्ते पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत कराची का दौरा करेगी और कराची के तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद अगले 48 घंटों में एक्शन प्लान पर अमल दरामद भी शुरू हो जाएगा। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। सवाल ये है, क्या शहर कायद की रौनकें आपके ख्याल में अब वो वक्त आ गया है कि अब बहाल हो जाएंगी? वो जो एक एक्शन प्लान की बात की जा रही है, एक मुस्तकिल प्लान जो कराची के मसाइल को हल कर सके, अब वो हो जाएगा आपके ख्याल में? देखिए, यूटोपिया में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर हम यूटोपिया में रहते हैं तो एक अलग बात है। कराची शहर अब दोबारा सही नहीं हो सकता। मैं इंतहाई वाज़ेह अल्फाज में, मैं इस शहर का बेटा भी हूँ और मैं शहर से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ।
ये शहर अब सही नहीं हो सकता। अगर आप इसको सही कर कोशिश करेंगे तो कम से कम आपको 100 साल लग जाएंगे। हर तरह से बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है, अंदर ही अंदर दीमक की तरह इस शहर को खाया है सबने मिलकर। और ना यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें अभी आप हशर देख लें, बारिश के बाद जब पानी उतरा है, पहले तो पानी पानी था क्योंकि बारिश बहुत आया था तो पानी भी बहुत आया था, उसने जितना पानी आया था तो जब वो पानी उतरा तो उसके बाद अब जो सड़कें नज़र आ रही हैं तो सड़क नहीं है वो किसी ज़माने में 1966 में जो कोई सड़क बनी होगी वो नज़र आ रही है। बाकी जो उसके ऊपर जो लीपा पोती होती रही है सड़कों की वो नहीं है। दूसरी बात खान साहब का ये कि वो आ रहे हैं, उनके ज़रूर वो 28 तारीख को ही मीटिंग थी जो नहीं हो सकी और उसकी वजह बारिशें थी। अब ये मीटिंग दोबारा हो रही है, इसमें सारे MNAs भी होंगे, MPs भी होंगे, वज़ीर आला साहब को बुलाया गया है, सभी लोग होंगे। लेकिन निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन कराची वालों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो पतीलियाँ, भगोने, देगे ये सब अपने घरों में रखें तो अगली बारिश में उनको अब देगे बाहर रखनी पड़ेंगी। कुछ नहीं होना है, ये मैं आपको इंतहाई वसूख और ये मैं कोई पैसिमिस्टिक होकर बात नहीं कर रहा, इंतहाई ऑप्टिमिस्टिक हूँ, हालात देखकर बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी को सामने रखकर बात कर रहा हूँ। कोई कुछ नहीं करेगा कराची के लिए। जी अयाज साहब, आमिर साहब ने तो हालात का तल्ख तज्जिया पेश कर दिया। आपके ख्याल में उम्मीद रखें कि शहर कायद वाले कि अब रौनकें बहाल हो जाएंगी? कुछ सीरियसनेस नज़र आ रही है आपको? आपने बड़ा मुश्किल में डाल दिया दुआ मुझे। कराची का बेटा अगर ये कह रहा है कि इसके मसाइल हल नहीं हो सकते तो मैं यहाँ बैठ के कैसे कह दूँ कि ये मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन अगर डॉक्टर साहब की बात पे जाया जाए तो फिर तो इमरान खान साहब को कराची भी नहीं जाना चाहिए, कोई इजलास भी नहीं होना चाहिए, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई प्लान, कुछ नहीं होना चाहिए, इसको इसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन बहरहाल कोशिश की जाती है, चीज़ें जितनी मर्ज़ी, बिल्कुल ठीक है कि इतने ज़्यादा मसाइल हो गए में जब इतना ज़्यादा निगलेक्टेड होता है कोई इलाका तो बिल्कुल बड़ा गर्क होने वाला। और ज़ाहिर है सब लोग सिर्फ खाने के लिए वहाँ मौजूद हों, कुछ उस पर लगाने के लिए तो कोई भी ना तैयार हो तो फिर हालात इस हद तक पहुँचते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतना मायूस होना चाहिए, बल्कि डॉक्टर साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब जब आते हैं उनको उन पर ज़ोर देना चाहिए कि इस वक्त ये कराची, क्योंकि कराची नहीं कमाएगा तो ये मुल्क कहाँ से खाएगा, जब कराची कमा के देगा तो ये मुल्क चलेगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि कराची के लिए जो मैक्सिमम हो सकता है थोड़े टाइम में, ज़ाहिर है इसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाना पड़ेंगी, लेकिन इसको कहीं से इसका आगाज़ करना चाहिए तो अल्लाह करे कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाए। बिल्कुल जी। फैसल हुसैन साहब, डॉक्टर साहब ने जो बोल दिया इसके बाद तो कुछ बोलने की वो गुंजाइश ही नहीं बची है। डॉक्टर साहब ने जो मंजर कशी किया बिल्कुल जो है वो 100% हकीकत पर मबनी जो है इन्होंने बात की। आप मसले के हल के लिए जो है वो गैर संजीदा कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त शहर को जो है जिस तरह मसले को यहाँ पकड़ना चाहिए था उस तरह नहीं पकड़ रहे। आप मंसूबों की ज़रूरत नहीं है, कराची को एक निज़ाम की ज़रूरत है। आप निज़ाम बनाए बगैर जितने भी मंसूबे लाएंगे उसमें उन्होंने तबाही होना है। जी अगर आप मुराद अली शाह साहब से मालूम कर लें वो तो आपको बता देंगे कि 12 साल में उन्होंने यहाँ पे जो है 500 अरब रुपये खर्च किए। तो कहाँ गए 500 अरब रुपये? ये भी जो पैसे जो खर्च करेंगे वो भी आप जो है वो 2 साल के बाद तलाशी करते रहेंगे और पैसे गए कहाँ। कराची को जो है वो निज़ाम की ज़रूरत है, खुदकार और एक बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम की ज़रूरत है, एक चेन ऑफ कमांड की ज़रूरत है। कराची को एक मास्टर प्लान की ज़रूरत है। कराची को जो है एक कंसल्टेंसी की ज़रूरत है बरसाती पानी की, लेकिन ये उस पर काम नहीं कर रहे। इन्होंने आर्टिफिशियल काम करना है, मसनूई काम करना है। मेकअप करने से जो है वो कराची के मसाइल हल नहीं होंगे। 10-20 लोगों की जेबें तो ज़रूर भर जाएंगी, कराची का मसला जो है वो हल नहीं होगा। डॉक्टर साहब ने जो बात की है बिल्कुल जो है वो 100% दुरुस्त बात की। कराची में हर आदमी जो है उन्होंने, लेकिन हमें डॉक्टर आमिर साहब से उम्मीदें भी बड़ी हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट का हिस्सा है, इमरान खान साहब की टीम का हिस्सा है। मसला एक बात को, अगर गवर्नमेंट के हिस्से की अपनी जगह बात है, लेकिन मुझे सिर्फ आप सब लोग इस बात का जवाब दे दें कि अगर आप ये खुलकर कहें कि बहादुर शाह जफर नहीं हूँ मैं टीपू सुल्तान हूँ, बहादुर शाह जफर नहीं हूँ, और वज़ीर इत्तला शिबली फराज हो तो फिर अल्लाह ताला सही हो गया जी। आमिर कामयाबी दे। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साजिशों से हार गए थे, लेकिन आपको इस्लामाबाद में बैठ के लाड़काना में बैठ के बनाते हैं। कराची के जो लोग हैं वो ऑन बोर्ड नहीं है। डॉक्टर साहब की बात का जो बुनियादी मफहूम और मकसद है उस बात को आप समझें कि वज़ीर आज़म ने वहाँ बैठ के कराची की पॉलिसी बना ली, लेकिन कराची में अपने लोगों को भी उन्होंने जो है वो ऑन बोर्ड लेने की जो है वो जहमत जो है वो गवारा नहीं की। तो कैसे आप इस मसले को हल करेंगे? वज़ीर आज़म की संजीदगी यहीं पर ख़त्म हो गई कि उनके अपनी पार्टी के जो लोग हैं, इस शहर के लोग हैं, वो उनके साथ जो है वो ऑन बोर्ड नहीं है, उनसे उन्होंने मशवरा नहीं किया। तो आप तो फिर एक तस्वराती पॉलिसियाँ बना रहे हैं। तो इसका मकसद तो ये कि 8-10 लोगों की एडजस्टमेंट करनी है, जो आप जो
बुनियादी आपका हदफ है, उन्होंने ही आपको घेरा हुआ है, वही आपको जो पहले वाली हुकूमतें करती थी वही काम जो है आप कर रहे हैं, तो इन्होंने बस वही ये टाइम फिश होगा, कुछ भी नतीजा नहीं निकलेगा। ठीक है जी, आमिर इलियास राना साहब। जो साहब 90 में इलेक्शन लड़ रहे थे कुछ अरसा पहले और वो पिज़्ज़ा खा रहे थे उससे बाहर जाके, और जाहिर है कि फिर मुशावरत तो वही देंगे जिनका काम कराची में बैठ के गप्पे हाँकना, लोगों से मिलना है। तो प्राइम मिनिस्टर के साथ मसला और अलमिया क्या है कि जो टीम उनको चाहिए है वो सारी साइडों पे बैठी है। और अब और दूसरी बात, वो जब सोचने लगते हैं और जहन में आता है कि ये जरदारी साहब हैं, ये नवाज शरीफ साहब हैं, इनके साथ तो कोई बात नहीं हो सकती। आपको पाकिस्तान का बड़ा बनना है तो आपको सबको साथ बिठाना होगा। जिन लोगों को आप इलेक्टेबल हैं तो दूसरे भी इलेक्टेबल हैं, या आप भी सिलेक्टेड हैं तो फिर वो भी सिलेक्टेड हैं। आपको एक म्यार अपने लिए तय करना होगा, वही म्यार असम्बलियों में आने वाले वजीर आला के लिए भी तय करना होगा। चाहे वो बुरा है, वो नहीं साफ दे सकता लाड़काना का, बेनज़ीराबाद का, वो कहीं का भी नहीं साफ दे सकता, ठीक बात है, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर है, आपको उसे साथ बिठाना होगा। तरीका आपने ढूंढना है, आपने पाकिस्तान को चलाना है। आप रियासत मदीना बनाना चाहते हैं तो वहां पे तो बहुत बड़े बड़े दिल के साथ लोगों को माफ भी किया गया और काम भी लिया गया जी। आप कुछ भी नहीं करते और एकदम ब्रेक लगा देते हैं कि इनसे बात नहीं करनी, ऐसे काम नहीं चलता जी। बिल्कुल, सुलह हदैबिया भी हुई और मिसाके मदीना भी हुए, बहुत कुछ हुए, लेकिन इशू ये है कि आप कभी स्कैंडिनेवियन कंट्री ढूंढने लग जाते हैं, कभी आप सऊदी अरब का शाही निज़ाम जो मदीना के निज़ाम से मुंसलिक नहीं है वो ढूंढते हैं, कभी आप चाइना का निज़ाम ढूंढते हैं। आप कराची में कैसे ढूंढ सकते हैं? जब तक आप दिल को खुला और वसी नहीं करेंगे, लोगों को जगह देंगे, बिठाएंगे, मास्टर प्लान भी बनेंगे, काम भी बनेंगे, क्योंकि कराची फैसला तो हो चुका है। अब आप अमल दरामद करवाएं या ना कराएं, या थर्ड पार्टी ने आके करना ही है, वो जैसे भी करेंगे, क्योंकि अब उन सबको भी समझ आ गई है कि माशी हब कराची है, इसे आप नहीं चलाएंगे, मुल्क नहीं चलेगा। ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो गया है, ये सिर्फ माशी इशू नहीं रहा जी। ब्रिगेडियर साहब, दुआ देखें, ये एक वायबल ऑप्शन है अगर इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को उसको बिठा के उन्हें मशवरा करके फैसला किया जाए। प्राइम मिनिस्टर अगर आते हैं, आके एक पैकेज करते हैं, उस पैकेज को अनाउंस करने से पहले ही मस्ट हैव अ मीटिंग विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो एमक्यूएम के साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे डिस्कस करें और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं। फिर उसके बाद जो एक कमेटी बनेगी, प्रॉब्लम ये है कि वहाँ इशू है कि पीपल पार्टी वुड से जी वी विल रन इट, गिव अस द मनी, फेडरल गवर्नमेंट विल नॉट एग्री, और यहाँ के मसाइल पैदा होंगे। सो दे हैव टू मेक अ कंसेंसस कमेटी जो ओवरऑल इसके एक्सपेंडिचर को मॉनिटर करे, अप्रूव करे और उसके बाद वो स्पेंड करें, और उसके बाद एक सिस्टम ऐसा हो कि वो जमीन पे चेक करें कैसे खर्च हो रहा है। इशू यहाँ पर है, प्रॉब्लम आएगा जी। जब तक ये सॉल्व नहीं होगा ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। और नंबर 2 सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट उससे रहता है कि आपका एडमिनिस्ट्रेटर कौन आ रहा है। ठीक, अगर पीपल्स पार्टी अपनी मर्जी का एडमिनिस्ट्रेटर लेकर आते हैं तो फिर क्राइसिस होंगे। अगेन ये भी आपको कम से कम कराची के स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा लेकर आए जो एक्सेप्टेबल हो, ईमानदार हो, जिसको काम आता हो, और वो यहाँ पर काम के साथ साथ लगे। आई थिंक ये 2-3 चीज़ों को अगर हम मिला लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, तो होपफुली वी शुड बी एबल टू सी कि कराची इस क्राइसिस से निकल जाएगा। कराची 150 अरब रेवेन्यू देता है एक साल में सिर्फ सिंध गवर्नमेंट को जी, और एग्रीकल्चर जो है सिर्फ 55 करोड़ देता है, लेकिन सारा पैसा उठा के इंटीरियर सिंध में ले जाते हैं, तो यहाँ पैसा नहीं लगता। तो दीज आर द क्राइसिस जो बैठ के रिजॉल्व करें और उम्मीद करनी चाहिए कि इसको कोई ना हल निकाले। बिल्कुल सही जी। लतीफ़ चौधरी साहब, दुआ, एक तो मैं पहले भी कराची पे बोलता रहा हूँ मुसलसल, अभी अदारिया भी लिख के आया हूँ कराची पे मसाइल पे ही, ठीक, तो मुझे कुछ चंद अशार से मैं अपनी बात ख़त्म कर दूँगा। अगर कोई शेर गलत हो, आमिर भाई जैसे बड़े बाइलम आदमी, आलम आदमी बैठे हुए हैं, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मुझे कराची के अवाम के हवाले से ये अशार बहुत अच्छे लगे, तो मैं वही करना चाहूँगा कि पहले रग रग से मेरी निचोड़ा खून उसने, पहले रग रग से मेरी निचोड़ा खून उसने, अब वो कहते हैं रंगत तो तेरी पीली है, सोचता हूँ कि अब अंजामे सफ़र क्या होगा, पाँव भी कांच के हैं, राह भी पथरीली है। वाह,
तो ये बात मैं कहूँगा कराची वालों के लिए। तो बस इससे मैं अपनी बात ख़त्म करूँ। बिल्कुल, आपने शेर की ज़ुबान अपना तज्ज़िया दे दिया और कराची के हवाले से सियासी इंतज़ामी मरबूत निज़ाम की बहरहाल ज़रूरत है। बाकी एक्सपर्ट्स की जो डिफरेंट राय है वो आपने जान ली है। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। आज का हमारा तीसरा सवाल होगा, सदारती निज़ाम की गूंज पार्लिमानी निज़ाम से मायूसी क्यों है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। मुल्क में सदारती निज़ाम की गूंज एक बार फिर सुनाई देने लगी है। सदारती निज़ाम पर रेफरेंडम कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पाकिस्तानी अवाम मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम के खिलाफ सदारती निज़ाम चाहते हैं, इसलिए फौरी रायशुमारी कराई जाए। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर भी सदारती निज़ाम की हिमायत में नजर आए और ये कहा है कि आज वो ममालिक तरक्की करें जहाँ सदारती निज़ाम चल रहा है। आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। सवाल ये है कि सदारती निज़ाम की गूंज पार्लिमानी निज़ाम से मायूसी क्यों आपके ख्याल में? आपके आइन तो में तो कोई गुंजाइश नहीं है, उसके लिए तो एक नई आइन साज असम्बली चाहिए होगी। और अगर ये सिस्टम लाना है तो खुदा न खास्ता फेडरेशन के साथ वो आप किस चैलेंज में डालना चाह रहे हैं, ये सोचने की बात है। अमेरिका को छोड़ दें, आप कनाडा देख लें, बरतानिया देख लें, न्यूजीलैंड देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, सब में ये पार्लिमानी निज़ाम है। असल है कि लोग हमारे खुद क्या करैक्टर शो करते हैं। यहाँ पे जैसे गवर्नर ने बोला है, उसका तो दाव लग जाएगा इस सिस्टम में। यहाँ पे वो फंसा बैठा है कि कुछ भी नहीं रहा। उसके पहले फाटा होता था गवर्नर केपी के पास, अब वो भी नहीं रहा। वो तो चीख मारेंगे। जिनके हाथ में कुछ नहीं है वो सब यही कुछ चाह रहे हैं। ठीक, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, देखिए, जब हॉलीवुड वाले फिल्में बनाते हैं ना, स्पाइडरमैन, तो ग्रीन गॉबलेट भी बनाते हैं और स्पाइडरमैन भी बनाते हैं, और आखिर में ग्रीन गॉबलेट को तबाह कर देते हैं। वो उनको पता होता है कि ग्रीन गॉबलेट को उन्होंने तबाह करना है। तो इन्होंने जो पूरी प्लानिंग थी सदारती निज़ाम के लिए, उसमें सियासतदानों को बदनाम करना था, किसी तरह से ये कुछ ना कर सकें। तो आप देखेंगे कि मखसूस किस्म के सियासतदान असम्बली में तकरीर करते हैं और अजीब अजीब बातें करते हैं। ये कहते हैं कोविड का मतलब है 19 पॉइंट्स, ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि लोग कहेंगे ये किस किस्म के सियासतदान है। इतना बदनाम कर दो, इतना बदनाम कर दो कि सदारती निज़ाम के सिवा कोई निज़ाम ना रहे। तो ये आप समझ लीजिए कि आ रहा नहीं है, तब्दीली आ नहीं रही है, आ गई है। तो सदारती निज़ाम तकरीबन आ चुका है, अब ऐलान की देर है। ब्रिगेडियर साहब, तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है। आपके ख्याल में पार्लिमानी निज़ाम से मायूसी क्यों है? ब्रिगेडियर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? ये दुआ देखें, बात यह है कि मेरे ख्याल में अगर अवाम ने फैसला करना है, अवाम वैसे भी हर चीज़ का फैसला करते हैं, और अगर जो आपके राइट्स हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट और वो ये कहते हैं कि रेफरेंडम करा लें, तो कोई हर्ज नहीं उसमें। देखिए, फ़ायदा ये होता है कि आपको लिमिटेड चॉइस है। पार्लियामेंट सिस्टम में मिनिस्टर्स की बहुत लिमिटेड है। MNA MP जो होते हैं वही आपके मिनिस्टर बनते हैं, वो भी बड़ी बार्गेनिंग होती है। उसमें अच्छे टेक्नोक्रेट्स लोग प्रॉपर तरीके से नहीं आ सकते। कहाँ आपने 200 लोगों से मिनिस्टर चुने, कहाँ 5-6 करोड़ आवाम में से मिनिस्टर आप ये एडवाइजर टेक्निकल्स चुनेंगे। इसको देखेंगे तो फिर और लेजिस्लेटर को और एग्जीक्यूटिव को अलहदा होगा, जिससे बहुत बेहतरी होगी, एफिशिएंसी होगी। इस चीज़ को आवाम ने फैसला करना, करेंगे आवाम, जो आवाम कहेंगे वही सिस्टम पाकिस्तान में होना चाहिए। जी फैसल साहब, सदारती निज़ाम का मतलब भी जो है वो वन मैन शो है। तो पाकिस्तान में भी वैसे ही वन मैन शो पर ही जो है वो हुकूमतें चलती हैं। हमें तो ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान को निज़ाम सूट करता है या नहीं करता। इसको हम गैर जमहूरी तो बहरहाल नहीं कह सकते कि हम उस पर स्टैम्प लगा दें कि निज़ाम जो है वो गैर जमहूरी है। अगर पाकिस्तान को सदारती निज़ाम सूट करता है तो पाकिस्तान में आना चाहिए। उसके लिए लेकिन तरीक़ेकार जो है वो जो अखलाकी तौर पर, आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर हमें इख्तियार करना चाहिए। अगर पाकिस्तान इससे तरक्की कर सकता है और ये जो एक सरमायादाराना और जागीरदाराना निज़ाम का जो कंट्रोल है पाकिस्तान की सियासत पे वो ख़त्म हो सकता है, तो ठीक है, सदारती निज़ाम में कोई इतनी कोई कबात तो बुराई नहीं है। लेकिन ये कह देना है कि जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश है और दुनिया में कि इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, इसकी तो कोई लॉजिक नहीं है इस बात की। जी अयाज खान साहब, तो मार्शल लॉ में सारे टेक्नोक्रेट्स होते थे और अब भी आधी कैबिनेट उसी से भरी हुई है। ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में तरक्की की थी ना पाकिस्तान ने, अगर इस हक में वोट देते हैं वो तो बात ठीक है, जाहिर है इसका रेफरेंडम भी आइन में मौजूद है। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से जो रेफरेंडम हुए हैं उसके बाद कौन उस पर यकीन करेगा? पहले आप लोगों को यकीन तो दिलाएं कि बाकी रेफरेंडम से तो मुल्कों से इलाके अलग हो जाते हैं। रेफरेंडम, लेकिन यहाँ रेफरेंडम पे यकीन कौन करेगा जिस तरह के हुए हैं आज? क्या आप इस्लामी निजाम चाहते हैं? रेफरेंडम में सिर्फ हंसी आ सकती है। रेफरेंडम है, वाह वाह वाह।
जी लतीफ़ चौधरी साहब, तो क्वेश्चन फ्रेम सही होना चाहिए ना, वो क्वेश्चन फ्रेम सही होना चाहिए। आमिर लियाकत भाई ने जो बात की है ना, वो मैं उसको तायद करता हूँ, वो दुरुस्त बात है। ये मुल्क के अंदर एक फेडरलिस्ट कुव्वतें हैं, ये अयूब खान की लिगेसी चली आ रही है। पहले अयूब खान, फिर याह्या खान, और उसके बाद जनाब ज़ियाउल हक, परवेज़ मुशर्रफ, ये दोबारा उसी राह पे चल रहे हैं। और बदकिस्मती हमारी ये है कि जमहूरियत के लबादे में हमने जो वज़ीर आज़म मुंतखब किया है, अपने अमल और अपने दिमाग के लिहाज से वो आमराना रवैये का हामिल आदमी है। वो उर्दवान बनना चाहते हैं, वो कोरिया का जिस तरह का सरबराह है वो उस तरीके का हाकम बनना शुरू करते हैं। और बड़ी खुशी की बात यह है उनके लिए कि हमारे ब्रिगेडियर साहब जैसे बड़े ज़हीन और समझदार आदमी जो है ना, वो भी उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं। सही हो गया, तो जरूर मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए। बिल्कुल जी दुरुस्त। वक्त पास खत्म हो गया है। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।